नमस्कार। आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। जी हाँ, सुना मैंने। और उसमें ना नए आपराधिक कानूनों को शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा संकेत है ना, कि इन बदलावों को समझना अब कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर ये जो नए कानून आए हैं। तो आज हम इन्हीं में से एक सबसे अहम कानून पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS जिसे करें। BNS, हाँ। और ये सिर्फ कोई मामूली फेरबदल नहीं है, ये भारत की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बुनियादी बदलाव है। इसने लगभग 160 साल पुराने IPC यानी भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है। 160 साल। और हमारी ये जो आज की पूरी बातचीत है, ये NCERT के मॉड्यूल समरी नोट्स पर आधारित है। जी, तो हमारा लक्ष्य आज साफ है, ये समझना कि भाई IPC को हटाकर BNS क्यों लाया गया, क्या सोच थी इसके पीछे, इसमें कौन से बड़े बदलाव हैं जो हमें पता होने चाहिए, और क्यों ये बदलाव महत्वपूर्ण है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी। सही बात है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये बदलाव एक तरह से भारत को अपने कानूनी ढांचे को उस औपनिवेशिक अतीत से निकालकर आज की जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश है। आज की चुनौतियां, टेक्नोलॉजी, नए तरह के अपराध, इन सब के लिए। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये बदलाव करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। वो जो पुराने कानून थे वो कब से चले आ रहे थे? सजा होगी 1860। अच्छा। फिर 1863 में CRPC आई, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, जिसने पूरा प्रोसीजर तय किया। ये दोनों कानून सोचिए 1.5 सदी से भी ज्यादा वक्त से हमारे जस्टिस सिस्टम की रीढ़ थे। 1.5 सदी, जाहिर है इतने लंबे समय में तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो क्या सुधार की बातें पहले नहीं उठी थी कभी? हाँ, उठी थी, बिल्कुल उठी थी। साल 2000 में जस्टिस VS मलिमथ की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। अच्छा, मलिमथ कमेटी। हाँ, उस कमेटी ने साफ साफ कहा था कि भाई मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुराना पड़ गया है और इसमें बड़े सुधारों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कई सिफारिशें भी दी, लेकिन मामला शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाया उस वक्त। और फिर 2023 में ये बड़ा कदम उठाया गया, एक साथ 3 बड़े कानूनों को बदल दिया। ये तो सच में ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम। 2023 में सरकार ने 3 प्रमुख औपनिवेशिक काल के कानूनों को खत्म करके उनकी जगह नए कानून लाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम। 2023 में सरकार ने 3 प्रमुख औपनिवेशिक काल के कानूनों को खत्म करके उनकी जगह नए कानून लाए। पहला तो IPC 1860 की जगह आई भारतीय न्याय संहिता 2023, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा CRPC 1973 की जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जो प्रक्रिया बताएगी। अच्छा। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, जो सबूतों से जुड़ा है। तो आज का हमारा फोकस BNS पर है। इन नए कानूनों को लाने के पीछे मुख्य सोच क्या रही? किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जो शायद पहले उतना नहीं था? देखिए, मुख्य सोच तो यही लगती है कि कानून आज के समाज की जो हकीकत है उससे जुड़े हों। इसलिए फोकस उन मुद्दों पर है जो अब ज्यादा जरूरी हो गए हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करना। ये तो बहुत जरूरी है। फिर डिजिटल दुनिया के अपराध मतलब साइबर क्राइम से निपटना, संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रावधान बनाना, यहाँ तक कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को भी अब अपराध के दायरे में लाया गया है। अच्छा, पर्यावरण भी? हाँ, ये सब वो पहलू थे जो पुराने कानूनों में या तो थे ही नहीं या उतने प्रभावी ढंग से शामिल नहीं थे। समझ गई। तो आप BNS के कुछ बेसिक बातों पर आते हैं। ये कानून बन तो गया, पर लागू कब से हुआ है? BNS को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, यानी ये अधिनियमित हुआ 25 दिसंबर 2023 को। ओके, दिसंबर 2023। और देश भर में ये प्रभावी हो गया है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। और इसने IPC 1860 की जगह ली है। क्या इसकी बनावट में भी कोई बड़ा फर्क है? मैंने सुना है धाराएं कम हो गई हैं। हाँ, बनावट में बदलाव है। BNS में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। सेक्शंस है 358। IPC में कितनी थी? IPC में 511 थी। ओह, काफी कम हो गई। हाँ, कोशिश ये की गई है कि कानून ज्यादा व्यवस्थित हो, समझने में आसान हो, और जो दोहराव था ना पहले, उसे कम किया जाए। धाराएं कम होना दिलचस्प है। क्या इससे कानून सरल हुआ या कुछ चीजें हट गई? खैर, इस पर आगे बात करेंगे। पहले इसके महत्व पर आते हैं। सबसे बड़ा संदेश तो शायद यही है कि 100 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून को आखिरकार बदल दिया। बिल्कुल, यह इसका सबसे बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है।
आप इसे कानूनी डीकोलोनाइजेशन कह सकते हैं, मतलब औपनिवेशिक छाया से बाहर निकलना। ये भावना कि अब कानून भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए हैं, ये सिर्फ कानून बदलना नहीं बल्कि एक मानसिकता बदलने जैसा है। दंड से ज्यादा न्याय पर फोकस करने की बात कही जा रही है। और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा बदलाव है राजद्रोह यानी सेडिशन कानून का हटना। आईपीसी की धारा 124A तो हमेशा ही विवादों में रही। हाँ, वो धारा अब इतिहास बन गई है। बीएनएस में 124A जैसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। नहीं, उसकी जगह बीएनएस की धारा 152 है। ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जानबूझकर खतरे में डालने वाले कामों को अपराध मानती है। तो फर्क क्या हुआ फिर? फर्क ये है कि अब निशाना सरकार की आलोचना पर नहीं बल्कि सीधे देश की सुरक्षा और अखंडता पर हमला करने वाले एक्ट्स पर है। ये एक बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है कि कानून का फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ है। ये वाकई अहम है। इसके अलावा और कौन से नए पहलू हैं जो बीएनएस को महत्वपूर्ण बनाते हैं? आपने कुछ का जिक्र तो किया था। हाँ, कई नई बातें हैं। एक तो है सामुदायिक सेवा। हाँ, कम्युनिटी सर्विस। छोटे अपराधों के लिए जेल की बजाय समाज सेवा की सजा, फिर मॉब लिंचिंग और आतंकवाद जैसे अपराधों की स्पष्ट परिभाषा और कड़ी सजा तय की गई है, जो पहले आईपीसी में सीधे तौर पर थी ही नहीं। मॉब लिंचिंग की परिभाषा, हाँ, ये जरूरी था। बिल्कुल। फिर संगठित अपराध जो बड़े बड़े सिंडिकेट चलाते हैं, और साइबर अपराध जो आज हर किसी को प्रभावित कर रहा है, इन पर खास ध्यान दिया गया है। और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का आपने जिक्र किया था, उसमें क्या ठोस बदलाव है? उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में सजा को और सख्त किया गया है। कुछ गंभीर मामलों में तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इसके लिए बीएनएस में एक पूरा अध्याय चैप्टर 5 ही समर्पित है। पूरा एक चैप्टर? अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सबूतों को कानूनी मान्यता दी गई है, जो पहले उतनी स्पष्ट नहीं थी। ये बदलाव तो सच में काफी बड़े दायरे को कवर करते हैं। चलिए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं जो बदली हैं या नई आई हैं। जैसे दस्तावेज, क्या वो अब सिर्फ कागज नहीं रहा? हाँ, बिल्कुल। बीएनएस की धारा 28 साफ कहती है कि दस्तावेज में कागज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं। मतलब ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, सर्वर लॉग्स, ये सब अब कानूनी तौर पर दस्तावेज माने जा सकते हैं। ये आज के समय की जरूरत थी। सही बात है। और लिंग, जेंडर की परिभाषा में भी कुछ नया है शायद? जी, धारा 210 में लिंग को परिभाषित करते हुए पुरुष और महिला के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। ये लैंगिक समानता और समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। ये अच्छी बात है। बच्चा किसे माना गया है, क्या ये भी स्पष्ट किया गया है? हाँ, धारा 23 के अनुसार 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। ये परिभाषा खासकर बाल अपराधों से जुड़े कानूनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए ये जो अलग अध्याय चैप्टर 5 बनाया गया है, क्या इससे मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी? क्या लगता है? उम्मीद तो यही है। देखिए, एक समर्पित अध्याय होने से इन अपराधों को ज्यादा फोकस और संवेदनशीलता के साथ देखा जा सकेगा, ऐसी अपेक्षा है। और जो प्रक्रियात्मक संहिता है बीएनएसएस, उसमें भी महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनकी गवाही कैसे रिकॉर्ड होगी वगैरह। ठीक है, अब जरा इन सुधारों में और गहरे उतरते हैं। सामुदायिक सेवा की बात आपने की थी। जी, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये है क्या असल में और किन पर लागू होगा? सामुदायिक सेवा, जैसा मैंने कहा, सजा का एक नया विकल्प है। ये उन अपराधों के लिए है जो बहुत गंभीर नहीं माने जाते। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई नशे में पब्लिक में हंगामा करता है, या किसी पर झूठा आरोप लगाकर मानहानि करता है, या फिर कुछ खास परिस्थितियों में आत्महत्या का प्रयास करता है। ऐसे मामलों में जज अब जेल भेजने की बजाय ये आदेश दे सकता है कि अपराधी इतने घंटे समाज के लिए मुफ्त में कोई उपयोगी काम करे। कैसा काम? मतलब सड़कों पर झाड़ू लगाना या ऐसा कुछ? हो सकता है, या किसी पार्क की देखभाल करना, किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्कियल मदद करना, ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता करना, कुछ भी जो समाज के लिए उपयोगी हो। मकसद दोहरा है। एक तो अपराधी को उसकी गलती का एहसास दिलाना और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी जगाना, और दूसरा उसे जेल के उस नकारात्मक माहौल में डालने से बचाना। ये वाकई एक अलग सोच है। चलिए अब राजद्रोह वाले बदलाव पर लौटते हैं। आईपीसी 124A हट गई, बीएनएस 152 आ गई। आपने कहा फोकस बदला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सरकार की तीखी आलोचना करना पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, कानून की व्याख्या तो आखिर में अदालतें ही करेंगी, लेकिन बीएनएस धारा 152 की जो भाषा है वो इस तरह है कि वो भारत की संप्रभुता,
एकता और अखंडता को इरादतन या जानबूझकर खतरे में डालने वाले कृत्यों पर लागू होती है। इसमें शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या पैसों के जरिए ऐसा करना शामिल है। अच्छा, इरादतन। हाँ, जबकि आईपीसी 124 की भाषा जो थी, सरकार के प्रति नफरत या अवमानना फैलाना, वो ज्यादा व्यापक थी और उसकी व्याख्या हमेशा विवादास्पद रही। याद कीजिए बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में। हाँ, तिलक और गांधी जी पर भी। हाँ, महात्मा गांधी पर 1922 में यंग इंडिया के लेख के लिए इसी 124 के तहत मुकदमे चले थे। नई धारा का उद्देश्य शायद आलोचना को दबाना नहीं, बल्कि देश को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने वाले गंभीर इरादों को रोकना है। ये एक अहम फर्क है, समझना होगा इसे। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हम सबको कभी न कभी छूती है, साइबर अपराध। आंकड़े तो बड़े डराने वाले बताए जाते हैं इसके। डराने वाले क्या, होश उड़ा देने वाले हैं। सिर्फ इसी साल जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच सोचिए, महज 4 महीनों में भारत में साइबर फ्रॉड की 7,40,000 से ज्यादा शिकायतें आईं। 7,40,000 4 महीने में? हाँ, और लोगों ने 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा दिए। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। असली आंकड़ा तो शायद कहीं ज्यादा होगा। 1750 करोड़, बाप रे, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री लगती है। बीएनएस इससे कैसे निपटेगा? बीएनएस ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। पहली बात, जैसा हमने पहले बात की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज मान लिया गया है, धारा 2 के 8। दूसरा, परिभाषाओं को आईटी एक्ट 2000 और नई प्रक्रिया संहिता बीएनएसएस के साथ जोड़ा गया है, धारा 239, ताकि तकनीकी सबूत पेश करने में आसानी हो। ठीक है। और तीसरा, सबसे अहम, साइबर अपराधों के लिए सजा बहुत कड़ी रखी गई है। धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, हैकिंग, इनमें अपराध की गंभीरता के हिसाब से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास तक। अच्छा, एक और संवेदनशील मुद्दा है आत्महत्या का प्रयास। आईपीसी की धारा 309 तो इसे अपराध मानती थी, है ना? हाँ, और ये बहुत कह सकते हैं अमानवीय लगता था। जो व्यक्ति पहले ही इतने गहरे मानसिक दर्द में है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, उसे ठीक होने पर सजा देना। बीएनएस ने इस सोच को बदला है। धारा 309 अब खत्म कर दी गई है। पूरी तरह से खत्म? तो क्या अब आत्महत्या का प्रयास करना किसी भी सूरत में अपराध नहीं है? लगभग नहीं, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी देता है या प्रयास करता है। अच्छा, जैसे कोई खुद पर पेट्रोल छिड़क ले ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे। हाँ, बिल्कुल वैसा। उस स्थिति में उसे 1 साल तक की सजा या सामुदायिक सेवा हो सकती है, धारा 115। और अगर कोई सामान्य स्थिति में ऐसा प्रयास करता है, डिप्रेशन में या किसी और वजह से, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 115 साफ कहती है कि ऐसे व्यक्ति को गंभीर तनावग्रस्त अंडर सीवियर स्ट्रेस समझा जाएगा, और कानून सरकार पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो ऐसे व्यक्ति की देखभाल, इलाज और पुनर्वास का इंतजाम करे। ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की भावना के भी अनुरूप है, मतलब दंड की बजाय मदद पर जोर है। ये वाकई एक बहुत मानवीय बदलाव है, बहुत जरूरी था ये। अब आते हैं मॉब लिंचिंग पर। ये शब्द पिछले कुछ सालों में बहुत सुनने को मिला, पर कानून में इसके कोई स्पष्ट जगह नहीं थी। बिल्कुल, भीड़ का किसी को पीट पीट कर मार डालना एक भयानक अपराध है, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई अलग से धारा नहीं थी। हत्या या गैर इरादतन हत्या की धाराओं में ही केस चलता था। बीएनएस ने इसे एक विशिष्ट अपराध के तौर पर परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है? अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह किसी की नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य ऐसे ही आधार पर हत्या करता है, तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। और सजा क्या है इसके लिए? बहुत कठोर, आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है। ये समाज में बढ़ती इस भयानक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की एक मजबूत कोशिश है। आतंकवाद के लिए भी अब बीएनएस में ही परिभाषा आ गई है। पहले तो इसके लिए विशेष कानून होते थे ना? हाँ, जैसे टाडा, पोटा और अभी भी यूएपीए है। लेकिन अब बीएनएस की धारा 111 में आतंकवादी कृत्य को सामान्य आपराधिक कानून का हिस्सा बनाया गया है। क्या कहा गया है परिभाषा में? किसे माना जाएगा आतंकवादी कृत्य? परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है। कोई भी ऐसा काम जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से किया जाए। ओके। या जिसका मकसद आम लोगों में या किसी खास वर्ग में डर फैलाना हो या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना हो। इसमें बम धमाके करना, खतरनाक हथियार या जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करना, जरूरी सेवाओं को बाधित करना, सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह सब शामिल हो सकते हैं।
और इसके लिए सजा भी उतनी ही गंभीर होगी। निश्चित तौर पर दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकता है। साथ ही कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आतंकवाद की तरह ही संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी एक बड़ी चुनौती है। वसूली, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब। हाँ, और बीएनएस ने इसे भी निशाने पर लिया है। धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है जब कोई सिंडिकेट या गिरोह गैर कानूनी तरीके से हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करके आर्थिक या अन्य फायदे के लिए लगातार अपराध करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें अपहरण, फिरौती मांगना, सुपारी लेकर हत्या करना, जमीन पर कब्जा करना, साइबर अपराध करना, मानव तस्करी, ड्रग्स या हथियारों का कारोबार, ये सब शामिल है। इसके लिए क्या सजा रखी गई है? अगर संगठित अपराध के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। अगर मौत नहीं होती है तो कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। क्या छोटे स्तर के संगठित अपराधों के लिए भी कुछ है? जैसे कई बार मोहल्ले में हफ्ता वसूली होती है या टिकट ब्लैक करते हैं लोग मिलकर। हाँ, उसके लिए धारा 110 में छोटे संगठित अपराध पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की गई है। इसमें संगठित तरीके से चोरी करना, स्नैचिंग, गाड़ी चुराना, जुआ या सट्टा चलाना, टिकट ब्लैक करना या आम लोगों में असुरक्षा पैदा करने वाले ऐसे काम शामिल हैं। इनके लिए 1 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एक और नई धारा 69 काफी चर्चा में रही थी, वो शादी का झांसा देकर या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने वाली। जी, धारा 69 ये कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वादा करके यौन संबंध बनाता है जबकि उसका शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, या अपनी असली पहचान जैसे नौकरी, धर्म, जाति वगैरह धोखे से छिपाकर सहमति लेता है, तो यह अपराध होगा। ये उन मामलों के लिए है जहां महिला की सहमति ही धोखे पर आधारित थी। इसके लिए कितनी सजा है? 10 साल तक की कैद और जुर्माना। इसका उद्देश्य ऐसे धोखे को रोकना है जहां सहमति ही कपट से ली गई हो। इन बड़े बदलावों के अलावा क्या कुछ और छोटे मोटे लेकिन अहम बदलाव भी हैं जिनका हमें जिक्र करना चाहिए? हाँ, कुछ और बिंदु हैं, संक्षेप में बताता हूं। मानहानि, डिफेमेशन, परिभाषा लगभग वैसी ही है, पर सजा में अब 2 साल तक की जेल और जुर्माने के साथ साथ सामुदायिक सेवा का विकल्प भी जुड़ गया है। अच्छा, मानहानि में भी कम्युनिटी सर्विस? हाँ, नाबालिग से बलात्कार, सजा को और कड़ा किया गया है। अधिकतम सजा मृत्युदंड तक हो सकती है। हेट स्पीच, परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नफरत फैलाना भी साफ तौर पर शामिल है। सजा 3 साल तक जेल और जुर्माना। पर्यावरण प्रदूषण, जैसा मैंने कहा, इसे अब एक दंडनीय अपराध माना गया है। लापरवाही से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक बड़ा संकेत है। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक मोटी मोटी तस्वीर। अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है इससे? मुख्य संदेश ये है कि बीएनएस 2023 भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी कोशिश है। ये साफ तौर पर पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों से आगे बढ़कर आज के भारत की जरूरतों, समाज की बदलती सोच, टेक्नोलॉजी की चुनौतियों और मानवाधिकारों की बढ़ती समझ के हिसाब से कानून को ढालने का प्रयास है। यानी वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? की टेकअवेज। पहला, पुराने कानूनों आईपीसी की विदाई, नए स्वदेशी कानून बीएनएस का आना। दूसरा, विवादित राजद्रोह कानून खत्म, फोकस देश की एकता, अखंडता पर। तीसरा, नए जमाने के अपराधों, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, साइबर अपराध की स्पष्ट परिभाषा और कड़ी सजा। चौथा, सजा का नया तरीका, सामुदायिक सेवा। पांचवा, पीड़ितों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति। और छठा, डिजिटल दुनिया के लिए कानूनी तैयारी। लक्ष्य यही लगता है कि न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बने, ज्यादा मानवीय हो और ज्यादा जवाबदेह बने। सुनने में तो ये सब बहुत उम्मीद जगाता है, लेकिन क्या ये सब उतना ही आसान होगा जितना कागज पर दिख रहा है? एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कानून बना देना एक बात है, लेकिन उनका लागू होना, उनका जमीन पर उतरना बिल्कुल दूसरी। ये जो नई परिभाषाएं हैं, आतंकवाद,
संगठित अपराध या देश की संप्रभुता को खतरा, क्या जमीन पर इनकी व्याख्या करते समय इनके दुरुपयोग का खतरा नहीं है? कहीं ऐसा न हो कि विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल होने लगे। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और कई कानून के जानकारों ने इसे उठाया भी है। देखिए, किसी भी कानून का असली इम्तिहान उसके लागू होने में ही होता है। परिभाषाएं कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, उनकी व्याख्या जमीनी हकीकत पर, पुलिस की ट्रेनिंग पर, न्यायपालिका की समझ पर और सबसे बढ़कर नियत पर निर्भर करती हैं। ये देखना ही होगा कि इन कानूनों का इस्तेमाल निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से हो। दुरुपयोग की संभावना तो हमेशा रहती है। सही कहा। और दूसरा सवाल मेरा सामुदायिक सेवा को लेकर है। क्या ये वाकई अपराधियों में सुधार ला पाएगी या फिर ये बस एक दिखावटी सजा बनकर रह जाएगी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा? क्या हमारे पास इसे ठीक से लागू करने और निगरानी करने का सिस्टम है भी? ये भी एक बड़ा व्यवहारिक सवाल है। सामुदायिक सेवा की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। क्या काम सौंपा जाएगा? उसकी निगरानी कौन करेगा? क्या अपराधी इसे गंभीरता से लेंगे भी? अगर इसे सिर्फ खानापूर्ति की तरह किया गया तो इसका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर इसे सही भावना और अच्छी व्यवस्था के साथ लागू किया जाए तो ये छोटे अपराधों के लिए जेल का एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकती है और शायद सुधार में भी मदद करे। इन सवालों पर लगातार नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर सुधार भी करने होंगे। कानून कोई पत्थर की लकीर तो होते नहीं है, उन्हें समय के साथ बेहतर बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून का असली असर तो उसके लागू होने के तरीके और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से ही पता चलेगा। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है भारतीय न्याय संहिता 2023 की रूपरेखा, इसके मुख्य बदलाव और इसके पीछे की सोच को समझने में हमारे सुनने वालों को मदद मिली होगी। जी, उम्मीद तो यही है।